यस लेंस पढ़ रहे थे सर, टाइप मैंने ऑफ लेंस। टाइप ऑफ लेंस पढ़ाया था, वेरी गुड। तो आज पढ़ाना हमको लेंस मेकर फॉर्मूला, राइट? हम लोगों को लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ना है ना? यस हाँ, ओके सर। चलिए, तो लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ते हैं। टॉपिक डालिए रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसमें टाइप ऑफ लेंस में मैंने लेंस के टर्म्स बताए थे। पहले वो कराता हूँ, नो टर्म्स रिलेटेड लेंस, बेसिक बेसिक बातें कराता हूँ, फिर वो आता हूँ। टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और ये लाइन क्या कहलाती है बेटा एंगमो? यस हाँ बोलिए, इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा? इंटर यस इज दिस प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ये ओ, इसको क्या कहते हैं बेटा? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इस हाइट को क्या कहते हैं एंगमो? ऑप्टिकल सेंटर। इस हाइट को क्या बोलते हैं बेटा? अपर्चर कहते हैं। ये C1 है और ये C2 है, यहाँ पे ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। C1 से O तक के डिस्टेंस को R कहते हैं, यानी कि R1 कहेंगे, और C2 से O तक की दूरी को R2 कहेंगे, ठीक है। और F1 से O तक की दूरी को F1 कहते हैं, यानी फोकल लेंथ कहते हैं, और ये इसको सॉरी कहाँ तक चला गया, ये फोकल लेंथ। C1 and C2 are center of curvature. C1 and C2 are center of, I am asking the question, क्या C1 C2 हमेशा इक्वल होगा? C1 C2 यस C1 C2 क्या हमेशा इक्वल होगा, या अनइक्वल भी हो सकता है? इक्वल होगा सर। These are center of curvature, हमेशा इक्वल होगा? Are you sure? 07226023. This R1 and R2 are radius of curvature. Radius of curvature. ठीक है बेटा। C1 and C2 या R1 and R2 may or may not be equal. इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। क्यों ऐसा होगा बेटा? इसलिए ऐसा होता है, आपको मैंने पढ़ा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। माइक ऑफ कर दो तुम अपना एंगमो। आपको मैंने पढ़ा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में ये एक तरफ प्लेन था और एक तरफ कॉन्वेक्स था। तो प्लेनो कॉन्वेक्स में अगर आप देखोगे तो प्लेन वाले का सेंटर इंफिनिटी पे होगा, C2 की वैल्यू अलग हो जाएगी, और इसका सेंटर इधर होगा, C1 की वैल्यू अलग होगी। तो C1 एंड C2 में डिफर, R1 एंड R2 में डिफर, मे बी सेम या नॉट बी सेम। अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस है या बाई कॉन्केव लेंस है तो मे बी पॉसिबल कि C1 C2 या R1 R2 इक्वल हो, और अगर बाई कॉन्वेक्स है तो ये भी पॉसिबल है कि R1 R2 इक्वल नहीं हो। इट इज पॉसिबल दैट कि दो अलग अलग कर्वेचर का लेंस बन सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि C1 एंड C2 या R1 R2 में इक्वल और में नॉट इक्वल, ठीक है। ओके, यहाँ पे कैपिटल F1 एंड F2 को हम लोग कहते हैं फोकस, एंड स्मॉल F1 एंड F2 को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। R1 R2 जिस तरीके से मे और मे नॉट इक्वल, वैसे ही F1 F2 भी मे और मे नॉट इक्वल। ये टर्म्स रिलेटेड टू लेंस था, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें और आती हैं कि अगर मेरे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस पे एक लाइट बिल्कुल सीधी स्ट्राइक करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से पास करेगी? इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। अगर मेरे पास एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है और कोई लाइट फोकस के थ्रू ही स्ट्राइक कर रही है, ये मान लो फोकस है और ये फोकस के थ्रू स्ट्राइक कर रही है, फिर यूं समझो कि ये फोकस यहाँ पर है, ये फोकस यहाँ पे है, लाइट फोकस पे आना चाहती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तीसरा केस है कि लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है
तो ऑप्टिकल सेंटर पे आने वाली रे हमेशा अनडेविएटेड चली जाती है। हमेशा कैसे चली जाती है? अनडेविएटेड। ये 3 केस हो गया कॉनकेव में, और ये तीनों केस कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों याद रखेंगे। एक कॉन्वेक्स का मैंने करा दिया, कॉनकेव का भी कराता हूँ। तो ये लाइट अगर पैरेलल आएगी तो ये डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है, ये फोकस कहलाएगा। ठीक है, और तीसरा केस कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजरेगा। ठीक है, ये 3 केसेस था। रे डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रे डायग्राम्स में आपको पता है ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ, यू कैन ओपन योर माइक, इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहाँ बनेगी। ये सारा रे डायग्राम्स आपको आना चाहिए, है ना। रे डायग्राम्स आपको आना जरूरी है। रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मैं होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। बेसिक चीज है, ये क्लास 10th में आप पढ़े होते हैं, इसलिए मैं पढ़ा ले रहा हूँ। रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉनकेव लेंस भी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का, ठीक है। कॉन्वेक्स में आपके 6 केसेस थे और कॉनकेव में आपका 2 केस होता है। दोनों रे डायग्राम आपका होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। आप कॉपी पे बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, ठीक है। 3 चीजें याद करनी है। इसका 3 चीजें आपको मेन निकालना होता है, पोजीशन ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। 3 चीजें आपको लर्न करना होता है। पहला है पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, पोजीशन एंड साइज। नेचर, पोजीशन एंड साइज। नेचर, पोजीशन एंड साइज, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। 3 चीजें आनी चाहिए, करेक्ट है। आगे बढ़े। यस। हाँ, अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। स्फेरिकल सर्फेसेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, यानी कि मेनली हमें पढ़ना है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या पढ़ना है बेटा? हमें पढ़ना है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये एकदम गांठ बांध के रख लो कि ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। चलो पहले एक स्फेरिकल सरफेस का देखते हैं, फिर दोनों स्फेरिकल सरफेस का देखेंगे। पहले एक साइड स्फेरिकल बनाते हैं। मैंने बोला था ना कि लेंस होने के लिए एटलीस्ट वन सरफेस टू बी स्फेरिकल, एटलीस्ट वन साइड शुड बी स्फेरिकल। दूसरा साइड प्लेन भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। कम से कम एक तो स्फेरिकल होना ही चाहिए। तो एक साइड पहले स्फेरिकल लेके देखते हैं, इमेज बना के देखते हैं कैसा होता है ना। यस। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से एक रे, 2 रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। पहली रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेता हूँ तो ये रे सीधी निकल जाएगी, या मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये सीधी निकल जाएगी, लाइट रे आगे चली जाएगी, सीधी निकल जाएगी। दूसरी रे मैं ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट से मान लो यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो ये रे कन्वर्ट हो जाएगी, कहीं यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली गई, जाके दोनों रेज जहाँ पे मिलेंगी वहां पे इसकी इमेज बन जाएगी, ये इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है बेटा।
सर रे कन्वर्ज फोकस पे नहीं होगा। फोकस पे क्यों होगा? फोकस पे तभी होगा ना जब लाइट रे पैरेलल आएगी। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है तब फोकस पे कन्वर्ज होता है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये रहा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे पैरेलल आई इस केस में, यस फोकस। ये तब फोकस पे आएगी ना। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है ना कि इस केस में। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यस हाँ, इसका ये होगा नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रा कर देता हूँ मैं। ठीक है, नॉर्मल हमेशा कहाँ से होता है? सेंटर से होता है। स्फेरिकल सरफेस में यानी कि सर्कुलर शेप में या सरफेस में नॉर्मल हमेशा कहाँ से होगा? सेंटर से होगा। ठीक है बेटा? यस सर नॉर्मल सीधे नहीं आ सकता। स्फेरिकल सीधे क्यों आएगा? सीधे क्यों आएगा? आपने पढ़ा नहीं है क्लास, पता नहीं कौन सी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो लाइन सेंटर से आती है वही परपेंडिकुलर होती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो सेंटर से अगर इसका स्फीयर बना लो, मान लो गोल बना लो, तो ये सेंटर से लाइन गई वही यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी ना इस पॉइंट पे। यस आप समझ गए? यस फिर हाँ बोलो फिर। इस साइड में भी आ सकते हैं। किस साइड में बेटा? पॉइंट दूसरे पॉइंट इसी पॉइंट पे आता है। कहीं पे भी ये सेंटर से आने वाली लाइन, जो सेंटर से लाइन आ रही है ना, वही यही सारी परपेंडिकुलर होगी, सारी यही परपेंडिकुलर होगी, सारी की सारी। हाँ सारी, क्योंकि जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक कर रही है मेरे लेंस को, उस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट, इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट बना दूं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। आप समझ गए बात को? अगर आपका प्लेन सरफेस तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बन गया। लेकिन अगर प्लेन नहीं है तो प्लेन हमें बनाना पड़ेगा ना। सर्कुलर सरफेस में भी जिस पॉइंट पे किसी एक ही पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करेगी ना बेटा, सरफेस सर्कुलर हो या सरफेस कैसा भी हो, लाइट स्ट्राइक जो करेगी वो किसी एक रे तो एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी सर्कुलर सरफेस में, उस पॉइंट पे टेंजेंट बना लो। इस पॉइंट पे टेंजेंट बना लो, ये टेंजेंट बना लिया मैंने। टेंजेंट बनाया तो देखा परपेंडिकुलर है ये सेंटर से आने वाली लाइन। समझ रहे हो बात को? यस यस। अगर आप ये नॉर्मल ये बनाते, ये मान लो नॉर्मल आप कहना चाह रहे हो ये बनाओगे, ये नॉर्मल बनाओगे, सॉरी ये नॉर्मल बनाओगे, ठीक है, तो ये लाइन कहां पर, ये लाइन परपेंडिकुलर ही नहीं, देखो ना। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस में सेंटर से आने वाली रेखा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सेंटर से आने वाली रेखा हमेशा सीधी होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। सीधी कौन होती है? नॉर्मल सेंटर से आने वाली रेखा, है ना। रेखा, जया और सुषमा ये तीनों क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ओके। मान लो ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक। मान लो इमेज का एंगल आपका बीटा है। मान लो सी का एंगल आपका गामा है। ठीक है बेटा? यस ओके। आपने एक थ्योरम कभी पढ़ा है, पढ़ा होगा बचपने में, कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to क्या होता है? sum of हाँ, interior opposite angles. सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। बहुत बढ़िया, शाबाश एंगमो। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू, बचपने वाली बात हम लोग पढ़ रहे हैं, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। बस एक थ्योरम अप्लाई करेंगे, लेंस मेकर प्रूव हो जाएगा। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, बस ये थ्योरम खाली अप्लाई करेंगे दोनों ट्रायंगल में। ट्रायंगल के नाम दे दो, मैं नामकरण कर देता हूँ। नाम ये ओ हो गया, ये कुछ भी मान लो, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये एन मत को एन यहाँ रखो, ये एन मान लेते हैं। ठीक है, यहां से मैं एक सीधी रेखा ड्रॉ कर लेता हूं, इसको मैं P कह लेता हूं, ये M कह लेता हूं। ठीक है, ओके।
ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u, ठीक है, और ये आपका इमेज डिस्टेंस होगा v, ठीक है, और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। सेंटर से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना बेटा? यस। वेरी वेरी गुड। अब देखो ट्रायंगल किस में दिखाऊं तुमको, पहले ट्रायंगल ONC में देखो। ONC दिख रहा है तुमको? बोलो एंग मो। ओ ये ओ सॉरी ONC दिख रहा है ना? यस। ONC में बोलो एंगल I क्या एक्सटीरियर एंगल है नहीं है? यस है ना? बहुत Yes. बढ़िया, वेरी वेरी गुड। देखो लिखो इन ट्रायंगल ONC I इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर। तो अल्फा और गामा ऑपोजिट इंटीरियर है ना? यस। अल्फा प्लस गामा, Plus इक्वेशन gamma. नंबर 1, ठीक है बेटा? ये Yes. प्रूफ 2-3 नंबर का आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब ट्रायंगल देखो NCI दिख रहा है? NCI क्या नहीं दिख रहा Yes. है? ये Yes, N, sir. ये C, ये NCI। NCI में देखो गामा क्या एक्सटीरियर एंगल है? बोलो गामा, ये गामा Oh, yes, sir. है ना? Yes. इक्वल टू क्या होगा? ये R और प्लस ये बीटा Plus. होगा, R प्लस बीटा होगा, Yes. बीटा होगा। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे क्या होगा? NCI के अंदर, ट्रायंगल NCI के अंदर गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, इक्वेशन 2। बेटा यहाँ पे R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा sir. ना? हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो अगर पॉइंट N पे मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं, मान लो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, ठीक है? बाय स्नेल्स लॉ एट N पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? स्नेल्स लॉ क्या होता है? N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, ठीक है? Yes. मैंने बताया कि फॉर स्मॉल एंगल, छोटे एंगल्स के लिए, स्मॉल एंगल्स के लिए sin I is nearly equal to I और sin R will be, सॉरी sin के साथ में tan वाला भी ऐसे ही होता है। sin थीटा इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉलर एंगल्स, ठीक है? ओके तो अब लिख सकते हैं नाउ N1 I is equal to N2 R, है ना? N1 I equal to N2 R और I क्या है बेटा? अल्फा प्लस गामा, और N2 R क्या है बेटा? बीटा माइनस गामा। होगा नहीं होगा? होगा? एंगमो, Yes, sir. आर यू हियर? Alpha. कहाँ बीच में गायब हो जाती हो? हैं? Yes, sir. इधर कहाँ ही गायब होती हो? नहीं, झूठ, टेलिंग अ लाई।
तो n1 No, अल्फा sir. प्लस n1 गामा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गामा, ये हो जाएगा। Yes. ओके Yes. हाँ, मान लो इक्वेशन नंबर ये 3 है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल PNC के अंदर, ट्रायंगल PNC के अंदर tan गामा इक्वल टू क्या होगा, PN अपॉन PC। देखो ध्यान से देखो, PNC दिख रहा है ट्रायंगल तुमको, Yes. ट्रायंगल PNC दिख रहा है। Yes. sir. हाँ, ये है तुम्हारा Yes, sir. PNC, दिख रहा है ना। तो ट्रायंगल PNC इक्वल टू क्या होगा बेटा, Yes. sir. सॉरी, NP upon PC. इन ट्रायंगल PNC ट्रायंगल में tan गामा PN अपॉन PC, और PC देखो ध्यान से, ये PC जो है नियरली MC के इक्वल है नहीं है। अरे ये तो ये बहुत छोटा डायमेंशन होता है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे गामा एक स्मॉल एंगल है, ठीक है। जब गामा स्मॉल होगा तो tan गामा को हम गामा ले सकते हैं, ठीक है। और ये PN जो है वो नियर, सॉरी PN नहीं, PC जो वो नियरली इक्वल है किसके, MC के, ठीक है। मतलब कि PC इज इक्वल टू MC कितना था, R था, तो PC इक्वल टू R ले सकते हैं। यानी गामा इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा PN अपॉन R। आगे समझ में, बोलो। Yes. बोलो sir. बच्चे, वेरी वेरी गुड। Yes. sir. सिमिलरली इन द सेम वे, सिमिलरली देखो ध्यान से, कौन से ट्रायंगल में, हाँ ये ONP ट्रायंगल में, देखो ONP दिख रहा है आपको। Yes. sir. ये tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, PN अपॉन PO, होगा नहीं होगा। Yes. Then alpha. इन ट्रायंगल PNO है ना, तो यहाँ पे होगा tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, PN अपॉन PO, ठीक है। और PO नियरली इक्वल टू क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U होता है, माइनस U होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्मॉल है ना। तो क्या लिखेंगे हम, अल्फा इज इक्वल टू PN अपॉन माइनस U, ठीक है। और Yes. sir. इन ट्रायंगल PNI देखो, tan बीटा इक्वल टू PN अपॉन PI, होगा नहीं होगा। PNI. Yes. sir. ठीक है, तो अब इन ट्रायंगल PNI PNI. tan बीटा, यहाँ पे बीटा जो है वो स्मॉल है, Then beta. that is nearly equal to beta equal to PN upon PI and PN nearly equal to V, तो बीटा is equal to PN upon V, हो क्या। Yes. वेरी वेरी गुड। तो अब यूजिंग इक्वेशन 3 में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 3 में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करो। n1 अल्फा प्लस n1 अल्फा प्लस क्या बीटा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू n1 n2 बीटा इंटू गामा माइनस n2 बीटा, ये है ना, बीटा माइनस गामा n2 बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे n1 अल्फा की जगह पे क्या था, PN अपन माइनस U n1, और गामा की जगह पे है PN अपॉन R, और ये n2 बीटा की जगह पे PN अपॉन
v माइनस इंटू गामा की जगह पे क्या है, वही वापस से पी एन अपॉन, ठीक है बेटा। Ln upon R. Yes. अब देखो ध्यान से, क्या ये पी एन पी एन पी एन पी एन कैंसिल हो जाएंगे? क्यों? दोनों तरफ कॉमन ले लोगे तो पी एन कैंसिल हो जाएगा, Yes. होगा नहीं होगा? हो जाएगा। तो Yes. जब आप पी एन को कॉमन निकालोगे तो ये होगा N1 upon n1 माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n2 अपॉन r, ठीक है। क्या मैं ये ले सकता हूँ? देखो ध्यान से, मैं n1 अप क्या common. गलत लिखा क्या मैंने? कुछ तो गलत लिखा है जरूर, कहीं ना कहीं n2 बीटा माइनस n2 गामा, बीटा माइनस गामा, गलत लिखा ना? वही तो बोला मैंने, यहाँ गलत लिखा, देखो गामा माइनस बीटा होगा ये, सॉरी तुम भी नहीं देखती हो, गामा माइनस बीटा तुम भी नहीं देखती हो, बस ध्यान नहीं रहता ना तुम्हारा। n2 गामा माइनस बीटा, मैं सोच रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। n2 gamma minus beta, gamma is r, beta is v, ठीक है। यहाँ पे लिख करना पड़ेगा ये r और ये v। अब देखो n2 अपॉन v लेफ्ट साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n2 अपॉन v और माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 की ये हो जाएगा आपका n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r, होगा? होगा नहीं होगा? तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर वन स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस होगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला यही है, Yes. ठीक है। अगर दोनों साइड स्फेरिकल हो जाए, अगर आपका ये भी स्फेरिकल हो जाए, ये भी स्फेरिकल हो जाए, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r1 हो जाए, इसका मान रेडियस कर्वेचर मान लो r2 हो जाए, ये आपका n1 था, ये भी n1 होगा, n2 होगा, सॉरी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ रखा है, इससे रे गई कहीं इधर रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इस बार इधर बन जाएगी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन जाएगी, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड में बन गया अब, ठीक है। तो इस केस के लिए हम लिखेंगे n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, दोनों एक ही साइड में, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज n1 इज द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक साइड पे क्यों बन रहा है सर? या फिर इसको तुम ऐसे सोचो, चलो इसको अगर तुम्हें और अच्छे से सोचना है तो ऐसे सोचो, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, ये इसको ऐसे सोचो, ये n1 तो ये भी n1 होगा और ये n2, ठीक है, ठीक है बेटा, अभी तो ठीक है, अब ठीक है, ये इमेज ये ऑब्जेक्ट, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, No, sir. ठीक है। तो n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो, यहाँ पे इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो n1 था, है ना, और जो इमेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ वो देखो n2 हुआ, है ना, समझ रहे बात को? Yes. हाँ, अब यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो गया, तो अब यहाँ पे n2 अपॉन, मतलब पूरे, मैं चाहूँ तो पूरी को रिपीट कर सकता हूँ, वापस से निकालूंगा सेम चीज है, वापस से निकालूंगा ये सेम चीज है, सेम ड्रॉ करूंगा फिगर और वापस से ये अल्फा बीटा गामा सब निकालूंगा, मैं चाहता हूँ निकाल सकता हूँ, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर दो कोई दिक्कत नहीं, मैं निकालूंगा,
तो लंबा होगा ये, है ना। तो वही कर लेते हैं, जहां पे n2 अपन v आया था वो n1 अपन v हो जाएगा, और n1 अपन u तो b n1 तो था ही था, क्योंकि देखो ये आपका फिर u हो जाएगा, और फिर ये v हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा वापस से। और ये आपका r1 हो गया, ये r1 हो गया, और ये r2 हो गया। वहां पे एक ही आता है, यहाँ पे 2 r है, तो इक्वल टू लिखेंगे n2 माइनस n1, और ये 2 r है ना, तो 1/r1, क्योंकि 1/r था पहले, अब 1/r1 माइनस 1/r2 लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से n1 कॉमन निकालोगे तो 1/v माइनस 1/u, n1 कॉमन आएगा तो ये होगा n2 माइनस n1 अपॉन n1। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका हो गया थिन स्फेरिकल लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला, इस लेंस के लिए, 2 साइडेड स्फेरिकल लेंस के लिए। ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर 2 साइडेड स्फेरिकल लेंस। लेंस वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ कि अगर इफ ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? फोकस फोकस बनती है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो u बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, और इमेज अगर फोकस पे बन रही है तो v बराबर f हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हुआ नहीं होगा? तो u तो तुम्हारा इन्फिनिटी है, तो क्या लिखेंगे? 1/v, v की जगह पे क्या लिखना है? f लिखना है, माइनस 1/infinity लिखना है, इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये कट के 0 हो गया। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सर n1 का वैल्यू 1 है। n1 की वैल्यू जब 1 अगर एयर होगा तब 1 लिखेंगे, एयर होगा तो 1 लिखेंगे, तो फिर n2 माइनस 1 हो जाएगा सीधा, म्यू माइनस 1 इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं वो कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ तुम्हारे लिए, तुमने बुक में देखा होगा ना अभी, इसलिए बुक में देखा ना? नो सर, ऐसे ही 1 लिखा। हाँ मैं दिखाता हूँ तुमको 1। देखो मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन नंबर ए है और ये आपका इक्वेशन नंबर बी है। तो ए में देखो, ए का एलएचएस अलग है, आरएचएस अलग है। इक्वेशन नंबर बी में देखोगे तो बी में एलएचएस अलग है बट आरएचएस सेम है। तो इक्वेशन ए इक्वेशन बी के दोनों का आरएचएस सेम है, तो दोनों का एलएचएस इक्वल हो जाएगा, है ना? तो लिख सकते हैं हम लोग यूजिंग ए एंड बी, दोनों का आरएचएस सेम है। यस। हाँ, ए एंड बी में तो लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद है ये क्या था? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्लास 10 में पढ़े थे ना? ये है आपका लेंस फार्मूला। अभी प्रूफ हुआ है सर। नहीं, ये तो लेंस फार्मूला है, हमें प्रूफ करना था लेंस मेकर फार्मूला, जो यहाँ पे प्रूफ हो गया था, यहाँ पे प्रूफ हो चुका था 1 स्फेरिकल सरफेस के लिए या 2 स्फेरिकल सरफेस के लिए। ओह यस। ठीक है, ये लेंस फार्मूला भी मैंने आपको आपके लिए प्रूफ कर दिया। ठीक है, यस। हाँ एक चीज और लिख देता हूँ कि इफ मान लो n1, इफ फर्स्ट मीडियम अगर वो एयर है और फर्स्ट मीडियम एयर है तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब n1 की वैल्यू 1 होगी तो क्या लिखेंगे? 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2।
ठीक है, तो सेकंड मीडियम क्या है? 1/v माइनस सेकंड मीडियम तो आपका वो हो गया लेंस का मीडियम है सेकंड मीडियम। ओ, वो ग्लास भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो n2 माइनस 1/1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 तो 1/v माइनस 1/u। कई बार किताबों में ऐसा भी लिखा होता है n2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/r1। किताब में देखो तो ऐसे लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तभी पॉसिबल है जब सेकंड मीडियम आपका एयर है, यानी कि फर्स्ट मीडियम सॉरी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एयर में बन रहा हो। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अगर एयर में बन रहा हो, एयर में हो, तब ये होगा। कई बार ऐसा भी लिखा होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, म्यू लिखो n2 लिखो, एक ही बात है, सब सही है, सब चलेगा। ठीक है एंगमो, इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। वेरी गुड। चलो, लेंस में का फॉर्मूला तुमने सीख लिया, तुमने पढ़ लिया। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस। बेटा पावर का मतलब क्या है पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पावर? और जितना आपका डिस्टेंस का हाँ, पावर का मतलब क्या है बताओ? क्लास 11 में पढ़ा था ना पावर, तो मतलब क्या था पावर का? व्हाट डू यू मीन बाय पावर? बोलिए। वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, तो था पावर। ओ यस। हाँ, यानी कि काम करने की कैपेसिटी को पावर कहते हैं। कोई कितना जल्दी काम करेगा। यार तुम्हारे ये क्या ये नॉइस क्यों हो रहा? पूरा अजीब सी आवाज है, ऐसे लग रहा है कोई मोटर चल रहा है या जनरेटर चल रहा है, ऐसे कुछ घै घै की आवाज। कुछ चल रहा है क्या? कुछ मशीन चल रहा है, क्या हो रहा है? हैं? नहीं चल रहा है सर। बहुत इरिटेटिंग है बेटा, ये पूरा घन 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 कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है फैन चल रहा है, कोई कूलर चल रहा है, क्या चल रहा है ऐसा? कुछ भी नहीं चल रहा है सर इधर तो। आवाज तुम्हारी है, घन 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 पता नहीं क्या। एनीवेज चलो, तो पावर ऑफ लेंस ना, तो मैंने क्या बोला कि पावर मतलब वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, है ना। लेंस कौन सा वर्क करता है? लेंस वर्क कौन सा करता है? लेंस तो लाइट रे को, अगर कॉन्वेक्स लेंस मेरे पास है, कॉन्वेक्स लेंस मेरे पास है, तो ये लाइट को कन्वर्ज करता है। एक कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस। और अगर मेरे पास कोई कॉनकेव लेंस है, अगर मेरे पास कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस जो है वो लाइट को डाइवर्ट करता है। ठीक है, ये लाइट को डाइवर्ट करता है। तो लेंस का दो काम है, या तो लाइट को कन्वर्ट करना या लाइट को डाइवर्ट करना। ठीक है, तो लेंस का वर्क है कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो लेंस का कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी इज कॉल्ड एज पावर। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ability of a lens is called as power. Converging or diverging ability of a lens is called as power. ठीक है, of lens called as power of lens. ठीक, अच्छा, पावर की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो होता है डायोप्टर, DIOPTRE, इसका शॉर्ट में कैपिटल D से डिनोट करते हैं।
अब अगर मैं गौर से तुम्हें एक चीज दिखाऊं कि एक लेंस मेरे पास है जो थिन कॉन्वर्ज कॉन्वेक्स लेंस है, ये किसी लाइट रे को कन्वर्ज करता है समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ये एक और लेंस मेरे पास है जो थिक कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज कुछ यूं करता है। अब मुझे बताओ एंगमो कि विच हैज ग्रेटर पावर, upper one or the lower one? Which lens has got definitely lower one? Why? Because it is converging the ray in a very short amount of time. जल्दी से रे को कन्वर्ज कर दे रहा है, तो जो रेस को जल्दी से कन्वर्ज करेगा उसका पावर डेफिनेटली ज्यादा होगा, इसका पावर ज्यादा होगा और इसका पावर कम होगा। और क्योंकि नीचे वाले का पावर ज्यादा है, तो जब हमने इसके फोकल लेंथ को देखा तो इसका फोकल लेंथ हमको कम दिखा, और जिसका पावर कम था उसका देखा हमने फोकल लेंथ, उसका फोकल लेंथ हमको ज्यादा दिखा। इसका फोकल लेंथ ज्यादा, इसका फोकल लेंथ कम। तो इससे हमें एक अंदाजा ये मिला कि फोकल लेंथ एंड पावर आर इनवर्स ऑफ ईच अदर या रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो वी कैन आल्सो से दैट रेसिप्रोकल of focal length called as reciprocal of focal length called as power। focal length को reciprocal को हम power कहते हैं, यानी कि P is equal to 1/f in meter और P is equal to 100/f in centimeter, and 1 diopter power is equal to 1 meter inverse। ठीक है, isn't it? Yes, sir. Okay, now we need to see the combination of। तो अच्छा एक चीज और देखो, कॉम्बिनेशन से पहले अगर मेरे पास लेंस कॉनकेव है तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव ऑलवेज, उसका पावर भी होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव पावर हमेशा कॉनकेव लेंस का होगा। और अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ हमेशा होता पॉजिटिव, तो इसका पावर होगा हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अगर इफ वी कंबाइन टू लेंसेस व्हाट विल हैपन? कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। अगर मान लो मेरे पास दो लेंस है, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, इन दोनों लेंसेस को कंबाइन कर दिया, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। ठीक, सो नेट पावर इक्वल टू क्या होगा बेटा? P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट फोकल लेंथ क्या होगा? 1/f net is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus so on। ठीक है, ओके। नेट मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होगा? m1 m2 एंड सो ऑन। यह नेट मैग्निफिकेशन। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कई बार सवाल ऐसा भी होता है कि एक लेंस यूं है और एक लेंस यूं है, इनके बीच में कोई गैप है एंड दे आर कंबाइंड विथ अ गैप लाइक दिस। Let us suppose the separation between them is small d। इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2 है। In that case
P0 equal to P1 plus P2 upon minus D into P1 into P2. फोकल लेंथ निकालना है तो 1 upon F net is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus D upon F1 into F2. ठीक है बेटा? Yes, sir. Sir, magnification. मैग्निफिकेशन कभी वैसे निकलेगा जैसे ये निकला, वैसे वो निकला। अब इसमें अरे यार 20 पेज खत्म हो गया, सॉरी। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में आता हूँ। इसे तुमको मैंने पढ़ाया ना, यहाँ पे करवाता हूँ। देखो इसमें कुछ ना नेचुरल फिनोमेना भी पढ़ना है आपको। ये मैंने जिसको पढ़ा था, ये नेचुरल फिनोमेना, इसको नोट कर लो। ये तुम्हारा रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना इसको नोट कर लो। सब नेचुरल फिनोमेना जो क्लास 10th में पहले पढ़े थे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में प्रिज्म पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। रेनबो फॉर्मेशन होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में रेनबो फॉर्मेशन भी पढ़ना है। आप क्लास 10th में ये सब पढ़े थे ना? यस सर, ये लेंस की बात लिखना है सर। हाँ बेटा, पावर ऑफ लेंस के बाद, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के बाद, वो नोट कर लिया है? फिर वो दिखाऊं? कॉम्बिनेशन ऑफ पावर वाला पार्ट नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, तो ये नोट कर लो। प्रिज्म, रेनबो फॉर्मेशन, ये डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। डिस्पर्जन का मतलब है splitting of white light into 7 colors, इसको डिस्पर्शन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब ये है when the light enters the atmosphere, the air density is, air has got different optical density because of the presence of different size of particles। जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो आपके एटमॉस्फेयर में डिफरेंट साइज के पार्टिकल हैं। टॉप लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में एयर के जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, बॉटम पे बहुत बड़ा है, तो इसलिए एयर डेंसिटी बदल जाती है। तो लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो डिफरेंट लेयर ऑफ डेंसिटी से पास करता है, तो लाइट रिफ्रैक्ट होती है। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डेफिनेशन है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू ऑल डायरेक्शंस। ये भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ बेटा, ये पढ़ के रखोगे ना आप, क्योंकि क्लास 10th का पार्ट है। रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार क्यों दिखता है? देखो यहाँ पे आपके एयर के अंदर ये अर्थ है और ये टॉप लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है। एयर और एटमॉस्फेयर के बीच में कई सारे एयर की डेंसिटी, एयर डेंसिटी इंक्रीजेस जब वो ऊपर से नीचे आओगे, यानी अर्थ सरफेस के करीब एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और टॉप लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में सरफेस की एयर की डेंसिटी कम होती है। तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो एयर की डेंसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो जब स्टार से या सन से लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, तो लाइट डिफरेंट लेयर ऑफ डेंसिटी से टुवर्ड्स द नॉर्मल बार बार रिफ्रैक्ट होती है। देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होती चली जाती है, और फाइनली जब ऑब्जर्वर के पास लाइट रे पहुंचती है तो काफी बेंट होके पहुंचती है, और ऑब्जर्वर को पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। हाँ बोलिए। रेयर टू डेंसर वो अभी फ्रॉम नॉर्मल नहीं होता। नहीं, रेयर अच्छा टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है ना बेटा। रेयर से डेंसर जब लाइट जाती है। So sad, Angmo. So sad of you. So sad of you. ठीक है, तो ओके, तो लाइट काफी बेंट होके पहुंचती है। जब ऑब्जर्वर इस रे को स्ट्रेट वे में पीछे देखता है तो स्टार एक्चुअली में यहाँ था और दिखने लगता है यहाँ पे।
This is the apparent position of a star, which is actually higher than the real position. Star appears higher than actually it is. ये first application था atmospheric refraction का. Second है twinkling of stars. सेम चीज है कि देखो मान लो मैंने एग्जांपल से समझाया कि मान लो सबसे टॉप लेवल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो समथिंग दिस मच है, उससे बड़ा होकर सेकंड वाले में ये हो गया, थर्ड लेयर का मान लो ये हो गया, फोर्थ लेयर का ये हो गया, सबसे लास्ट वाले लेयर का मान लो 1 हो गया. तो हर लेयर की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लाइट और अगले पल में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फिक्स नहीं रहता. यानी अर्थ एयर की जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग लेयर की, वो भी कॉन्टिन्यूअसली चेंज करता है ना. और उसके चेंज होने से क्या होता है, उसके चेंज होने से ये होता है कि एयर की डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है. और नॉन यूनिफॉर्म होने से क्या होता है कि स्टार की जो अपरेंट पोजीशन अभी थोड़ी देर पहले दिखा था वो पोजीशन अगली बार में अलग दिखता है. तो हर डिफरेंट मोमेंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट पोजीशन पे स्टार दिखेगा. तो ऐसा लगेगा कि पहला वाला पोजीशन पे लाइट स्टार ऑफ हो गया, नए पोजीशन पे ऑन हो गया, ऑफ ऑन. दिस फेनोमेना ऑफ जलिंग एंड बुझिंग इज कॉल्ड एज ट्विंकलिंग इफेक्ट, एंड दिस इज व्हाई द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग. ठीक है. हाँ, थर्ड इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. शायद तुमने क्लास में सुना भी था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जब आप थी ना क्लास में. यस. हाँ, तो सुना होगा बट आपने गौर नहीं किया ना जब मैंने बताया. हाँ, काम की बात तुमको लगा कि काम की बात नहीं है ना, मेरे पार्ट की तो है नहीं, हालांकि आप ही के काम क्या था. एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्या होता है कि देखो सनराइज और सनसेट हमारे लिए तो कुछ होता ही नहीं. साइंस के स्टूडेंट के लिए सनराइज और सनसेट कुछ होता ही नहीं है ना. सन हमेशा राइज है या सन है ना. ओके. तो हाँ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब होराइजन से सन ऊपर आता है तो कहते हैं सनराइज, और होराइजन से नीचे गया तो सनसेट. तो जब सन होराइजन के ऊपर आने वाला होता है और जो लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है